काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है आज का लेक्चर, जो कि मैंने आपको कल भी बोला था कि आज का लेक्चर जो है आप मिस मत करिएगा, बिकॉज ये चीज़ें फिर आपको समझ में काफ़ी मुश्किल से आएंगी अगर आपने स्किप कर दी तो। और मैं इस लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि मैं चीज़ें रिपीट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वंस मोर को यहाँ पे भूल जाना, ठीक है। कोई चीज़ आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ नहीं आएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूएशन में है, तो मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो बहुत ही कायदे से इसमें ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। ऑलराइट, वॉइस सारी चीज़ें आई थिंक प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। आकाश मनी हाई विकास, चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी। इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, ठीक। भूल जाओ क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक बैंक है, क्या है ये एक बैंक है, ठीक। अब ये बैंक जो है, इसका काम, ये बैंक्स के बारे में हम लोग को कल के लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ये बैंक्स होती क्या है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए सॉरी फॉर द ब्रेक। तो कल के लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था जो बैंक्स होती हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, सेंट्रल बैंक क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये फंक्शन करता है, तो मतलब प्रॉफिट तो होगा इसका। अब बात ये आती है फंक्शन कैसे करता है, ये अपने जो प्रॉफिट्स है ये बैंक्स कैसे जनरेट करता है अपने प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें। तो बैंक करता क्या है, बैंक्स के पास हम अपने डिपॉजिट्स देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं ये, ठीक है। मान लेते हैं पर्सन ए है, पर्सन ए क्या करेंगे, पर्सन ए बैंक्स में जाके अपने डिपॉजिट करेंगे। एक तरह से बैंक का काम, चलो वो छोड़ दो। तो पर्सन जो ए है वो बैंक में जाके अपने डिपॉजिट, ध्यान से समझते रहना। जो पर्सन ए है वो बैंक में जाके जितना भी इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, मान लेते हैं इनके पास 1000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर 100 रुपये कंसीडर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें आगे आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो इनके मान लेते हैं इनके पास 100 रुपये है। अब पर्सन ए ने बैंक के पास ही पैसा डिपॉजिट करवाया। अब बात टू, दैट इज इंटरेस्ट रेट टू विल बी ग्रेटर देन IR1, यानी कि अगर आपको बैंक 4% का ब्याज दे रहा है तो पक्की बात है कि 4% से ज़्यादा ही ले रहा होगा पर्सन बी से, हो सकता है ये से 6% या 7% मुनाफा कमा रहा हो। तो जो 3% का जो गैप आया ये है बैंक का प्रॉफिट। 4% तो तुमको दे देगा और 3% उसका हो गया प्रॉफिट। इतनी चीज़ कायदे से आपको समझ आनी चाहिए। समझ में अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन, तो बैंक ने किया क्या यहाँ पे, बैंक ने एक तरह से पैसे को घुमाने का काम किया, एक जिससे लिया वही पैसा घुमा दिया। अब मान क्या लो बैंक तो यही चाहेगा ना कि पूरा पैसा घुमा दे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में कमाए। 100 रुपए यहाँ पे पर्सन ए से मिला था बैंक को, वो पूरा का पूरा 100 रुपए जो है पर्सन बी को लोन में चढ़ा दिया बैंक ने, इंटरचेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कल को कुछ ऐसा हो जाता है कि बैंक बोलता है ये लो जितना पैसा ले जाना उतना पैसा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सारा पैसा ले जाओ, जितना हमें मिला है, जितना हमारे ऊपर डिपॉजिट किया है लोगों ने सब ले जाओ। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बैंकों के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। अब ऐसे केस में ऐसे लोगों की देखो माँ तो बिल्कुल खुश नहीं होगी लेकिन ऐसे केस में क्या होगा कि जब बैंकों के में लंबी लाइन लग जाएगी तो जो बैंक है, क्योंकि उसके पास कुछ पैसा है ही नहीं कैश में, क्योंकि जितना मिला था सारा उसने दे दिया। अब जब जिसको उसने दिया है उसने भी कुछ टाइम के लिए लिया कि भाई मैं इतने टाइम में दूंगा, तो बैंक उसे तुरंत मांग भी नहीं सकता है कि ला लो पैसा लाओ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बैंकों के बाहर ये लंबी लाइन लग गई, ठीक है। अब ये सारे लोगों को बैंक थोड़ी ना बोलेगा, रुको 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 हम आ रहे हैं अभी, बैंक जिसको पैसा दिया उससे लेके। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उससे फेथ उठ जाएगा और ऐसे केस में लोग जो है एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और एक तरह से जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए बैंक क्या बोलता है, इसीलिए आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई ये बोलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा देश का सेंट्रल बैंक है और जो बैंक को रेगुलेट करने का काम करता है, ये बोलता ही सारी चीज़ें निकल पड़ी, ये बोलता है बैंक से कि देखो बैंक लोग एक काम करो, जितना पैसा तुमको मिलता है उसका सर्टेन पार्ट ऑफ योर एनडीटीएल यू हैव टू कीप इट एज रिजर्व, यानी जितना कुछ पार्ट ऑफ एनडीटीएल आपको रिजर्व में रखना है। व्हाट इज दिस एनडीटीएल, एनडीटीएल स्टैंड्स फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। हिंदी में इसको बोलेंगे मांग और समय की से प्राप्तियां, ठीक है, मांग और समय की प्राप्तियां, देय प्राप्तियां। अब बात आती है सर क्या है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, हमें तो कुछ पता ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा है, और पल्ले पड़वाते हैं। देखो तुम्हारी बैंक की पासबुक होती होगी, उसको प्रिंट जब करवाते होगे तो पहले ये तो बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। हुँ? क्या बफरिंग हो गई क्या, बफरिंग हो गई क्या, बफरिंग हो गई, कहाँ से बफरिंग हुई है। कहाँ से बफरिंग हुई है, एक बार रिपीट करो। चलो भाई फिर से ही रिपीट करते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ऑलराइट कोई नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे सबसे पहले एक बैंक है, ठीक है। एक बैंक इमेजिन करिए। अब ये जो बैंक है जिसके बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ी थी, ये जो बैंक है, आई थिंक एक सेकंड पहले मुझे एक सेकंड नेट में चेक कर लेता हूँ, नेट तो यार सही है, ठीक है कोई नहीं। तो जो बैंक है ये अभी इसके बारे में जिसके बारे में कल पढ़ा था, तो इसमें इमेजिन करिए एक बैंक है, एक केस इमेजिन करिए जिसमें एक बैंक और दो लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मान लेते हैं इनके पास 100 रुपये पड़ा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि भाई घर में पड़ा रहेगा 100 रुपये, तो इससे अच्छा कि बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, कम से कम सेफ रहेगा। अब ये तो मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ कि भाई 100 रुपये किसी के पास लाख रुपये होता है, 2 लाख होता है, 10 लाख होता है, तो घर में कैश में रखने से अच्छा है कि बैंक में रखा रहेगा पैसा, तो वो सेफ रहेगा बैंक के पास, है कि नहीं। और कुछ ना कुछ उसमें ब्याज भी मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहेगा। किसको, पर्सन ए को मान लेते हैं, पर्सन ए है, ठीक। अब
यही जो बैंक को पैसा मिला, कितना बैंक के पास पैसा पहुंच गया, 100 रुपये। अब बैंक इसमें इंटरेस्ट रेट देगा, ब्याज देगा पर्सन ए को। अब कुछ भी ब्याज मान लेते हैं कि 4% दर है, यानी कि ये बात तो तय है कि जो पर्सन ए है उसको कुछ बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा 100 से तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो बात ये आती है कि 100 से ज़्यादा बैंक दे कैसे पाया? बैंक ने क्या पैसा छाप दिया क्या? कहाँ से पैसा आया बैंक के पास? तो बैंक ने क्या किया, जो 100 रुपये इसको मिला, ये बैंक ने पर्सन बी को, मान लेते हैं ये पर्सन बी है, ठीक है, ये पर्सन बी है जिनको कि पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत किसी भी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इनको बिजनेस सेटअप करना है, इनको धंधा डालना है। अब क्योंकि इनको बिजनेस डालना है तो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बिजनेस करने के लिए। तो उसमें से कैपिटल भी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि पूंजी चाहिए। अब पूंजी जो है कैपिटल, ये इनको 100 रुपये की जरूरत है मान लेते हैं, ठीक है, इन्होंने 100 रुपये डाले और इनको 100 रुपये की जरूरत है, तो बैंक क्या करेगा, इनको 100 रुपये दे देगा, किसको, पर्सन बी को, जिनको कुछ रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसे तो देगा नहीं, वो बोलेगा कि इतना हमें ब्याज चाहिए इस पैसे पे, यानी कि अगर मैंने तुम्हें लोन दिया है तो उस लोन पे इतना तो सबको पता है कि ब्याज देना पड़ता है। तो मान लेते हैं ये ब्याज कुछ भी देंगे, IR2 मान लेते हैं, IR1 वो इंटरेस्ट रेट है, वो ब्याज की दर है जो बैंक आपको दे रहा है, क्योंकि आपने या फिर पर्सन ए को दे रहा है, क्योंकि पर्सन ए ने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ था। तो पर्सन बी ने क्योंकि लोन लिया तो उससे बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। एंड इन एवरी केस, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, IR2 जो है इज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस IR1, मतलब कि जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा पर्सन बी से, वो हमेशा ज्यादा होगा पर्सन ए से, जो पर्सन ए को जो इंटरेस्ट रेट देगा, फिर ब्याज देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 4% इंटरेस्ट रेट बैंक आपको देगा अगर आप बैंक में पैसा रखेंगे तो, और पर्सन बी से बैंक मान लेते हैं कुछ भी 4% से तो ज्यादा होगा, मान लेते हैं 7% जो है चार्ज कर रहा है। तो ये जो 3% का जो गैप आया ना, ये बैंक का हुआ प्रॉफिट। ये क्या हुआ, बैंक का प्रॉफिट। अभी यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं? एक बार कंफर्म करो, या फिर बफरिंग हुई? ठीक है, अभी तो इतनी चीज समझ आई होगी ना आपको कि बैंक ने पैसा कहाँ से बनाया। बैंक ने पैसा बनाया जो बैंक का मार्जिन था बीच का, पैसा कम, जितना भी पैसा उसको मिला उसमें उसने कम रेट इंटरेस्ट रेट दिया, और जो उसने पैसा लोन में उठाया उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। तो ये है बैंक का प्रॉफिट। ऑलराइट, अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन, यानी कि बैंक ने किया क्या, बैंक ने बस पैसा घुमा दिया, और वो जो बैंक ने क्या किया, बैंक है, ठीक है, बैंक के पास जो पैसा आया 100 रुपये वो इधर डाला, ठीक है, और जो बैंक को पैसा यहाँ से ब्याज मिला, मतलब जितना भी ब्याज मिला उसका सर्टेन पार्ट दे दिया इस पर्सन ए को, और जो बीच का मार्जिन हुआ वो इसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि बैंक, क्योंकि बैंक तो क्या करेगा, बैंक के पास जितना पैसा आएगा वो उतना लोन में उठाना चाहेगा। 100 रुपये बैंक के पास आया था और 100 रुपये इसने उठा दिया, किसको, बी को, कि पूरा पैसा ले जाओ। मतलब बैंक के पास जितना पैसा पड़ा है उसने सारा लोन पे उठा दिया। अब मान लेते हैं कि कल कुछ ऐसा होता है कि बैंकों के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती है, लोग अपना पैसा मांग रहे हैं कि भाई हमारा पैसा दो। अब ऐसे लोगों की माँ तो ठीक है बिल्कुल खुश नहीं होगी, लेकिन बैंक जो है, बैंक क्या कहेगा, ये लोग जब लंबी लाइन लगा देंगे तो बैंक ये तो बोलेगा नहीं कि रुको, जो जिसको हमने दे रखा है उससे पैसा लेके आते हैं, क्योंकि जिसको पैसा दिया है बैंक ने, जिसको पैसा दिया है, तो वो भी ऐसे तो बोलेगा नहीं हमने तो भाई तुमसे 2 महीने के लिए पैसे लिए थे, आज तो हम नहीं दे पाएंगे, सिंपल। तो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक के पास रोने के अलावा कुछ चारा बचेगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, लोग अपना पैसा मांगेंगे और बैंकिंग सिस्टम से, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है, बैंकिंग सिस्टम से लोगों का फेथ उठ सकता है। दैट इज वाई जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक है, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमने कल देखा था, द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ये क्या करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंक्स को ये बोलता है कि जितना भी आपको पैसा मिलता है, जितना भी आपको पैसा मिलता है, यू हैव टू कीप अ पार्ट ऑफ योर NDTL, कीप अ पार्ट ऑफ योर NDTL एज रिजर्व मनी। आपको इसको रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। नहीं, जितना भी आपको पैसा मिल रहा है, जितना भी आपको पैसा मिल रहा है उसका सर्टेन पार्ट आपको संभाल के रखना है, सो दैट कभी एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो आपके पास कुछ पैसा पड़ा हो कैश में लोगों को देने के लिए। अब बात आती है सर ये NDTL क्या है। NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है मांग और समय की देय क्या बोलेंगे लाइबिलिटी को, राशियां, ठीक है। तो ये होती है हमारी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब बात आती है सर क्या है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, इसको हम समझते हैं। देखो जैसे कि हम लोग की पासबुक होती है, ठीक है, जब हम पासबुक प्रिंट करवाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, फिर बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें इतना सारा कुछ रहता है कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे पैसा गया। इसी तरह हमारी बैंक की बैलेंस शीट होती है, बैंक की बैलेंस शीट होती है। ये जो बैंक की बैलेंस शीट होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बैंक की लाइबिलिटी, वैसे तो लेफ्ट साइड में कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि एसेट लिखी जाती है और राइट साइड में लाइबिलिटी। खैर बैंक बैलेंस शीट में दो चीज़ें होती हैं, एक लाइबिलिटी
और दूसरी एसेट होती है। एसेट का मतलब पूंजी और लाइबिलिटी का मतलब कि कितना देय है, कितना एक उसको बोलते हैं देनदारियां लाइबिलिटी को। अब बात आती है लाइबिलिटी और एसेट। ये मैंने आपको समझाया था जब आप याद करो रेवेन्यू और वो कैपिटल वाला को समझा रहा था कि कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में एसेट और लाइबिलिटी का खेल होता है, जिसको भी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो लाइबिलिटी और एसेट आपको समझ में आता है। मैंने कोई एग्जांपल दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर है तो मेरा एसेट है। लाइबिलिटी मान लो कि मैंने किसी से लोन लिया है तो मेरा लाइबिलिटी होगा। अब यहाँ पे हम बैंक की बैलेंस शीट देख रहे हैं, ठीक है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि बैंक की क्या लाइबिलिटी है और उसका क्या एसेट है, ठीक है। तो बैंक की लाइबिलिटी, जो सबसे प्रमुख लाइबिलिटी होती है इसकी, वो होती है लोगों के द्वारा किए गए डिपॉजिट्स। लोगों के द्वारा किए गए डिपॉजिट उसकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि लोगों ने डिपॉजिट किया है तो वो लोग पैसा वापस भी मांगेंगे, तो आपको वो चुकाना है, बैंक को वो चुकाना है वापस, दोबारा देना है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी हुई। बैंक ने जो पैसे को लोन में उठाया, लोन में दिया, वो इसका एसेट है। क्यों? क्योंकि उस पे उसको ब्याज मिल रहा है, तो वो एसेट है। इतनी चीज आपको समझ में आती होगी क्योंकि हमने डिस्कस किया था लाइबिलिटी और एसेट। तो बैंक की अगर बात करें तो उसके जो डिपॉजिट्स हैं, लोगों के डिपॉजिट्स हैं, लोगों ने जो बैंकों में पैसा रखा है, क्योंकि वो वापस मांगने आएंगे, इसलिए वो बैंक की लाइबिलिटी है। एंड जो बैंक लोन में उठा रहा है पैसा, वो बैंक का एसेट है, उसकी पूंजी है, क्योंकि उससे वो कमाएगा पैसा और मार्जिन जो होगा उसका प्रॉफिट होगा, ठीक। ये मेन हम बोल सकते हैं लाइबिलिटी होता है, एसेट होता है। अब एसेट में भाई पूंजी की अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो उसका बिल्डिंग, जहाँ पे बैंक का मान लो कुछ बिल्डिंग होगा, बैंक के फर्नीचर होगा, तो ये सब भी उसका एसेट होता है। लेकिन उसको नेग्लेक्ट करो एकदम अभी, ठीक है। उसको हमें ज़्यादा वो लोड नहीं लेना कि भाई ये भी एसेट होगा वो भी एसेट होगा। बस हमें प्राइमरली दो चीज़ों पे फोकस रखना है कि लाइबिलिटी में डिपॉजिट और एसेट में लोन। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए आप। समझ में आई सारी चीज़ें? किसी कोई डाउट यहाँ तक कि लाइबिलिटी और एसेट में क्या है? आज मैं साथ साथ आउट लेता चलूंगा, ठीक है। एक तो शुरुआत में बफरिंग हो गई, थोड़ा ऑर्डर लग रहा है ये बीच बीच में ऐसा ना कि मैं पढ़ाता चला जाऊँ, ठीक है। अब मैं बीच में से कमेंट नहीं देखता हूँ, क्योंकि कमेंट देखने से थोड़ा फ्लो टूटता है कि भाई किसी का कुछ कमेंट, सर न्यू पॉलिटी नोट करवाएंगे, मतलब टॉपिक कुछ चल रहा है इकोनॉमिक्स और यहाँ चल रहा है कमेंट पॉलिटी अपना, कि ये पढ़ें, ठीक। अब ये जो डिपॉजिट है ना, ये लाइबिलिटी है। इसी डिपॉजिट को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, दो कैटेगरी में। एक को बोल सकता हूँ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स याद करो, कल लास्ट में एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, याद आ रहा है? फिर मैंने बोला था कल के तुम समझ जाओगे, प्रो बन जाओगे एकदम, समय आ चुका है। और दूसरे होते हैं टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट्स। हम बैंकों में दो तरह का पैसा जमा करवाते हैं, सब लोग नहीं करवाते, लेकिन हाँ, ठीक है, दो तरह के ही डिपॉजिट हो सकते हैं। एक तो वो होते हैं जैसे कि हम सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में जो पैसा हमारा पड़ा रहता है, नॉर्मल तरह का होता है भी, सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है। अब सेविंग अकाउंट में मेरे जो पैसा पड़ा है, मान लो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये पड़ा है, मैं एटीएम से जब चाहूँ तब निकाल लूँ, बैंक से जब चाहूँ तब मांग लूँ, यानी मेरी डिमांड पे बैंक मुझे देगा। दूसरा फिक्स डिपॉजिट, अगर आप में से कुछ लोग जानते हो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट ये बैंक में मैंडेटरी नहीं है। आप देखो बाई डिफॉल्ट अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हो, देन आप पे डिपेंड करता है उसकी एफडी करवानी कि नहीं करवानी, फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि इसमें सेविंग से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। क्यों? क्योंकि ये पैसा फिक्स डिपॉजिट वाला एक टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए करवाना चाहें, जितने ज़्यादा के लिए टाइम के लिए करवाएंगे उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैंने इसको 1 साल के लिए लॉक करवा दिया मान लो आज, और मैं कल बैंक के पास पहुंचो पैसा दो मेरा, बैंक बोलेगा कि पागल समझ रखा है, तो वो बैंक क्या करेगा, कुछ आपके एक पेनल्टी काट लेगा, उसके बाद आपको पैसा देगा। वो दे तो देगा लेकिन पेनल्टी काटेगा। यानी एक तरह से देखें तो ये हमारी डिमांड पे हमें नहीं मिल रहा है जितना पैसा हमने दिया है, यानी ये टाइम के लिए फिक्स हो चुका है, टर्म के लिए फिक्स हो चुका है। ऐसे ही होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, और इसमें भी उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप म्यूचुअल फंड और इसमें स्टॉक वगैरह में कमा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको इन्वेस्टमेंट भी बताया था, ठीक है, और मैंने एक लिंक भी आपको बोला था, ठीक है, लेकिन उस वीडियो में नहीं दे पाया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी को इन्वेस्ट वगैरह करना है फिर इन फ्यूचर तो आप करेंगे, जब आपकी इनकम आ जाएगी तो उस लिंक ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके मैंने आपको बताया था क्या फायदे नुकसान तो खैर कुछ नहीं है, ठीक है। तो खैर ये होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट।
फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। अब इसमें अंतर क्या होता है भाई, फिक्स हो गया, मैं लमसम अमाउंट डाला, मेरे पास 2 लाख है, मैंने एफडी करवा दी उसकी। रिकरिंग डिपॉजिट होता है कि मान लो अभी मैंने 50,000 दिया, फिर 50,000 दिया, फिर 1 लाख दिया, इस तरह से रिकरिंग मतलब बार 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 उसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट में ही तुम्हारा करंट अकाउंट भी आ जाता है। जो बिजनेस होते हैं ना, जो बिजनेस चलाते हैं, जो धंधा चलाते हैं, वो करंट अकाउंट खुलवा के रखते हैं, चालू खाता, जिससे वो डेली ट्रांजैक्शन कर सके, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, किसको पैसा दिया, उसका माल उठाया, इसको पैसा दिया, तो वो करंट अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों डिमांड डिपॉजिट में आते हैं। टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट में आते हैं एफडी और आरडी। इतनी चीज हो गई होगी आपको क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और वो जो लिंक है भाई, वो समझो, वो जो ज़रादा करके आपने नाम सुना होगा, उसका वो लिंक है ना, तो वो मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। मेरा फ्रेंड है जो मतलब ये सब में मतलब ब्रोकिंग वगैरह जो भी होता है तो वो करता है, तो उसी का है कि आप अगर करेंगे तो थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है, ठीक है। खैर वो आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, कीप अ पार्ट ऑफ योर एनडीटीएल एज रिजर्व, यानी जो बैंक्स हैं वो कुछ उनको एनडीटीएल, अब ये एनडीटीएल समझ गया ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। 2 तरह की लायबिलिटी होती है बैंक के पास, डिमांड और टाइम। डिमांड और टाइम 2 तरह की लायबिलिटी होती है, उसको जोड़ दो तो जितना भी पैसा आया है, घुमा फिरा के अगर मैं सिंपल टर्म से बात करूं, जितना भी पैसा बैंक के पास आया है उसका सर्टेन पार्ट आपको कैश के फॉर्म में हमारे पास जमा कर देना, आरबीआई बोलेगा, या यानी रिजर्व के तौर पे रखना है, सिंपल अगर देखें तो। 2 तरह के रिजर्व्स होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, एंड दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। हिंदी में अगर बात करें तो ये हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात, और ये हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। 2 तरह के रिजर्व होते हैं। अंतर क्या होता है दोनों में, ये समझ लो। आरबीआई ये बोलता है जितना पैसा तुम्हारे पास आएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए आया, तो आरबीआई ने बोल दिया कि 20% है, वैसे मान लो 10% है सीआरआर, यानी 10 रुपए तुम्हें कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा, इसको तुम लोन में नहीं उठा सकते हो, ये रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मान लो उसने बोल दिया 10%, यानी 10 जो टका है वो अलग से तुम्हें एसएलआर के तौर पर रखना पड़ेगा। बात आती है अंतर क्या दोनों में, इसमें नाम में अंतर है। कैश, ये सिर्फ कैश में ही रखा जा सकता है। एसएलआर जो है ना, या तो आप कैश में रख लो, या तो आप गोल्ड में रख लो, या तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख लो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब सरकारी प्रतिभूतियां, तो इनके फॉर्म में रख लो। इसमें क्या होता है, कैश के फॉर्म में रखा है, पड़ा हुआ कैश पड़ा हुआ, क्या कोई ब्याज मिलेगा उसमें? नहीं, ब्याज तो तब मिलता बैंक को जब उसको लोन पे उठाता, तब यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। सोना अगर मैंने रख लिया, उसका प्राइस बढ़ रहा है, डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट तो मिल रहा है ना मुझे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें भी इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो एक डिफरेंस बस समझ ध्यान में रखना कि जो सीआरआर होता है उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट रेट, कोई ब्याज नहीं मिलता। इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट मिल जाता है अगर वो गोल्ड जीसेक के फॉर्म में रखता है बैंक। तो कैश के फॉर्म में क्यों ही रखेगा बैंक, पागल थोड़ी ना है, बैंक को भी तो प्रॉफिट चाहिए, जितना से ज्यादा कमा सकते, तो गोल्ड और जीसेक के फॉर्म में रखेगा, सोना और सरकारी प्रतिभूतियों के फॉर्म में रखेगा, ठीक है। तो ये सीआरआर और एसएलआर। अब आते हैं आरबीआई जो है, आरबीआई ध्यान से सारी चीजें फ्लो में चल रही हैं, कुछ डाउट हो तो बताना, अपने आप सारी चीजें अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी, आखिर में जाके सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, बस तुम एक एक पे फोकस बना रखना। खुशी पांडे मुझे भी दे दो, क्या भैया? शुभेंद्र कुमार, पढ़ लो सर, एग्जाम पॉलिटी के न्यू नोट्स अपलोड करो। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं आरबीआई पे। आरबीआई क्या करता है, ध्यान से बस सुनते रहना। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लो ये नल है, नल का है, ठीक है, पानी का नल है ये, पानी वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें से टोटी लगी होती है, ठीक है। टोटी तुम टाइट कर दोगे पानी कम निकलेगा, टोटी ढीली कर दोगे पानी ज़्यादा निकलेगा, यानी इससे तुम अमाउंट ऑफ पानी फ्रॉम द टोटी को कंट्रोल कर रहे हो। नलके से कितना पानी निकलेगा तुम इससे जो है कंट्रोल कर रहे हो सारी चीज़ें। ऐसे ही आरबीआई समझ लो ये पैसा है, ये क्या है, ये पैसा है, पैसा को इन टूल के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है। तो आरबीआई जो है मनी सप्लाई इन दी मार्केट को कंट्रोल करता है। व्हाट इज दिस मनी सप्लाई?
पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर चला जाए, इन्फ्लेशन याद है कुछ? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति दो तरह का पड़ा था, तो डिमांड वाला और कॉस्ट वाला। कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बढ़ गया इसलिए। तो यानी कि जब पैसा ज़्यादा चला जाएगा इकोनॉमी में तो मुद्रास्फीति हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन नमक की तरह है, सब्जी में नमक कम तो भी खराब, ज़्यादा तो भी खराब, एकदम एक्यूरेट मात्रा में होना चाहिए। तो होता यह है कि आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, बैठती है साल में 4 बार एटलीस्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक जो है एक नीति निर्धारण करने के लिए एक समिति बैठती है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये 6 मेंबर की कमेटी होती है, 3 निकलते हैं आरबीआई से और 3 निकलते हैं गवर्नमेंट से। और इसको उर्जित पटेल जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उन्होंने उन्होंने इसको रिकमेंडेशन, इसको मतलब बोला था कि इस तरह से कमेटी होनी चाहिए जो है निर्धारण करे कि कितना पैसा इकोनॉमी में जाएगा, कितना नहीं जाएगा, सो दैट हम इन्फ्लेशन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते रहें। कमेंट में आप बताएंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मात्रक, 3 पढ़ाए थे, डब्ल्यूपीआई ने होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और वो तो चलो आईपी छोड़ दो, इन दोनों में किसका यूज करती है आरबीआई? बताइए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो उर्जित पटेल की कमेटी के रिकमेंडेशन में सबसे पहली बार 2016 में इसका होता है गठन, ठीक। और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल करता है सीपीआई कंबाइंड से। 3 पढ़ा था, सीपीआई अर्बन रूरल और कंबाइंड। तो सीपीआई कंबाइंड कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ, व्हिच कम्स अंडर द मॉस्पी, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी और इन टूल्स के माध्यम से पैसे को इकोनॉमी में कंट्रोल करेगी, कम ज्यादा। अब बात आती है कैसे कंट्रोल करेगी और वो टूल्स क्या है। पहले वो टूल्स पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कैसे कंट्रोल करती है, ठीक। तो जो भी टूल्स हैं हमारे, जितने भी टूल्स हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरे क्वालिटेटिव। हिंदी में अगर बात करें, और एक चीज, ठीक है, चलो अभी ये तो हिंदी में बताता हूँ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? तो ये होता है आपका गुणात्मक, एक गुणात्मक को बोलेंगे उपकरण, ठीक है, और इसको बोलेंगे मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक और ये गुणात्मक, ठीक। अब ये बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए, या फिर मैं पहले इसको हटा ही देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ठीक है। वो चीज़ ये है, मनी मल्टीप्लायर। एक नए कॉन्सेप्ट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, छोटा सा मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि मनी मल्टीप्लाई कितने तेजी से हो रही है। बैंक है, इसके पास 100 रुपये आया था, इसने बैंक उसने उठा दिया लोन पे, तो इससे क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन होगा। क्रेडिट का मतलब पैसा, पैसा का जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है? इसको पैसा मिलेगा, धंधा डालेगा, रोजगार मिलेगा, कुछ बिजनेस बनाएगा। मान लो किसी ने बिजनेस बनाया, प्रॉफिट 50 रुपये कमाया, 30 रुपये बैंक को दे दिया, 15 रुपये बैंक ने इसको लौटा दिया, 15 रुपये बैंक को मिल गया, सब एकदम हंसी खुशी चल रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है? क्रेडिट का क्रिएशन हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रही है सर। 100 रुपये थे, 100 का 150 बन गया। 100 रुपये थे, 100 का 150 हो गया कि नहीं? मनी मल्टीप्लाई हो गई कि नहीं? तो अब ये तो हो गया मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर का सीआरआर से कैसा रिलेशन होगा, ये बता दो। डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, ये बस मुझे कमेंट में बता दो। समझ जाऊंगा कि कॉन्सेप्ट तुम समझे या नहीं समझे, बस ऐसे ही फालतू में कमेंट में बस बगैती चल रही। बताओ बताओ जल्दी से कि जो पैसा गुणक है, ये गुणा होगा या फिर क्या होगा? कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट बता रहे हैं अभिषेक जी, अच्छा। जितने लोग इनडायरेक्ट बता रहे हैं सबका सही है। कैसे? ये है मनी मल्टीप्लायर और ये है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। क्यों? यानी जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा। कैसे? मान लेते हैं गवर्नमेंट ने बोला 100 रुपये आएगा, 100 रुपये तुम्हारे पास, 100 का 100 रख लेना, 1 भी रुपये मत दे देना, यानी 100% सीआरआर है। मनी मल्टीप्लाई क्या होगी यहाँ पे? कुछ नहीं होगी, जीरो होगी मनी मल्टीप्लाई। अगर बैंक आरबीआई बोलते एक कुछ 0% सीआरआर सारा उठा देना, बहुत ज्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा। जितना सीआरआर का रेट कम होगा उतना ही मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं टूल्स पे। टूल्स दो तरह के थे, एक तो क्वांटिटेटिव थे, क्वांटिटेटिव, और
दूसरे थे क्वालिटेटिव। अब ध्यान से समझना, क्वालिटेटिव कमेंट पे जरा कम फोकस करना, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे, क्वालिटी डिटरमाइन करेंगे, अपने आप अभी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है, कैसे क्वांटिटी और कैसे क्वालिटी जो है डिटरमाइन होगी। क्वांटिटेटिव में अगर बात करें तो ये हथकंडे होते हैं, तीन हथकंडे होते हैं। एक होता है बैंक रेट, दूसरा हथकंडा होता है, इसको छोड़ देना, इसको भूल जाओ, एकदम लास्ट में करेंगे इसको। क्वांटिटेटिव पे एकदम पूरा फोकस जमा दो लेफ्ट साइड ऑफ इसमें, ठीक है। बैंक रेट होता है, एक होता है लिक्विडिटी, छोड़ो इसको, एक होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। एक क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको इन शॉर्ट हम ओएमओ बोल सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। एंड तीसरा होता है हमारा यहाँ पे एमएसएफ, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे आपका सीमांत स्थायी सुविधा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या बोलेंगे, खुला बाजार संचालन, और बैंक रेट को तो बैंक दर बोलेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव भूल जाओ। अब एक एक करके इसको उठाते हैं और समझते हैं है क्या, फिर ये देखेंगे इस टूल को, इस टूल को कैसे यूज कर रहा है, ठीक है, इस टूल को कैसे यूज कर रहा है आरबीआई पैसे को सर्कुलेट करने के लिए, पैसे को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला इज बैंक रेट, ठीक। अब ये बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक आरबीआई के पास भाग के जाती है, लोन दे दो, लोन दे दो, सिंपल। बैंक कमर्शियल बैंक, व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स व्हिच आर लिस्टेड इन द शेड्यूल 2, शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं उनको, जो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में लिस्टेड है। सिंपल ये कल पढ़े थे। तो वो बैंक्स को अगर पैसे की जरूरत होगी तो आरबीआई के पास जाएंगे कि पैसा दे दो, तो अभी तो बोल रहे थे आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक्स, जिसके पास हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक आरबीआई के पास जाती है लोन लेने के लिए, ठीक। तो जिस भी रेट पे आरबीआई इनको लोन देगा बैंक को, उसको बैंक रेट बोलते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है, ओपन ओएमओ लिख रहे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन पूरा नहीं लिखेंगे अब, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये जो ओएमओ है, ध्यान सुनना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि खुला बाजार संचालन, दो तरह का होता है सर। एक तो होता है आउटराइट परचेज, क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आउटराइट परचेज मतलब सीधी खरीद, आउटराइट परचेज, और दूसरा है उल्टी खरीद। दूसरा होता है यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक। रीपरचेज एग्रीमेंट, अंतर क्या होता है, आउटराइट सीधा सीधा लाओ, रीपरचेज दोबारा खरीदेंगे, मतलब क्या खरीद बेच हो रही है यहाँ पे खरीद बेच हो रही है जीसेक की। ये जीसेक क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बोले तो सरकारी प्रतिभूतियां, ठीक है। अब इसमें होता क्या, इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को की सेलिंग एंड परचेज करती है, ध्यान से समझना, रिपीट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जो आरबीआई होती है वो सेलिंग या फिर सेलिंग और परचेज करती है, किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। या तो बेचेगी या खरीद करेगी, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकती है। तो अब क्या करेगी, अब ध्यान समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना इस लाइन को। जिसके हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, मतलब देखो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है और एक पैसा होता है, तुम्हारे हाथ में एक ही चीज हो सकती है, या तो जीसेक या पैसा, दोनों नहीं हो सकता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आरबीआई के पास जीसेक है, तो ये समझ लेना लोगों के पास पैसा है, ठीक। और बोल दूं कि लोगों के पास पैसा जीसेक है तो आरबीआई के पास पैसा है। अब समझ नहीं आ रहा होगा तुम्हें। अब ये बात मैंने इसलिए समझाई ताकि तुम आगे ना फंसो। कैसे, गवर्नमेंट जो आरबीआई है, आरबीआई या तो सेल या परचेज कर सकता है जीसेक की। जब सेल करेगा जीसेक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, तो क्या करेगा, पैसे को अपने पास बुलाएगा। अभी ध्यान से इसको समझ लेना, पैसे को अपने पास बुलाएगा। और जब इसकी परचेज करेगा, जब इसकी परचेज करेगा तो क्या करेगा, जब परचेज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जीसेक परचेज करा ना जीसेक को, ठीक है। तो
तो जीसेक ले रहा है, यानी कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास ले रहा है, यानी पैसा दे रहा है, परचेज कर रहा है, यानी कि क्या परचेज कर रहा है जीसेक, और क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा कर रहा है ये जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस टूल का कैसे गवर्नमेंट जो आरबीआई वो यूज करता है। पैसे को बेच बेच खरीदना यहाँ पे हो रही है। रीपर्चेज एग्रीमेंट जो होता है ये भी फर्दर दो तरह का होता है। मैं पहले ये बताता हूँ रीपर्चेज एग्रीमेंट होता क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ पे क्या होता है, बैंक जाती है आरबीआई के पास लोन लेने, जैसे बैंक रेट में जा रही थी। बैंक रेट में क्या था, यहाँ पे कुछ कोलेटरल नहीं रखना पड़ रहा था। कोलेटरल तो पता होगा ना, कल पढ़े थे, गिरवी गिरवी कुछ नहीं रखना पड़ रहा है, ले जाओ इसे। ठीक, यहाँ पे दूसरा केस ऐसा है जहाँ पे आरबीआई बोलता है बैंक को तुम पे भरोसा नहीं है क्योंकि तुम शॉर्ट टर्म के लिए ले जा रहे हो। ठीक है, तो तुम हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल रखो, गिरवी रखो, और जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो पैसा दे देना और ये जीसेक ले जाना, रीपर्चेज कर लेना हमसे। यहाँ पे कुछ रीपर्चेज नहीं हो रहा था। और ये जो है जरूरी नहीं बैंक के साथ करे, ये जो है लोगों के लिए भी खुला दिया जा सकता है कि भाई लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको लेनी है, और इसमें रीपर्चेज नहीं है। ठीक है, हमसे तुम लेगा जीसेक, अब जिसको बेचना है बेचो, हमको कोई लेना देना नहीं। रीपर्चेज में क्या है, जब तुम हमारे पास पैसा लेके आओगे, जब तुम्हारे पास हो जाएगा तो जीसेक ही अपनी ले जाना वापस, रीपर्चेज कर लेना हमसे। इनका अचार नहीं डालेंगे। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है रेपो और दूसरा होता है रिवर्स रेपो। रेपो और रिवर्स रेपो। यहाँ पे जो रेपो है ना, रेपो इसका मतलब ही है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। ठीक है, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। ठीक, अब रेपो और रिवर्स रेपो में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इन टूल्स का यूज कैसे करती है आरबीआई। रेपो और रेपो और बैंक रेट में तो समझ में आ गया ना अंतर तुमको। बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है कि बैंक रेट में कोलेटरल गिरवी नहीं रखना पड़ता है कुछ, रेपो रेट में रखना पड़ता है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको कोलेटरल गिरवी रखना पड़ेगा बैंक्स को, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल रखती है। ठीक, क्लियर बात। और ये जो होता है बैंक रेट ज़्यादा होता है, नहीं जब बैंक आरबीआई के पास लोन लेने आती हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है रेपो के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ गिरवी रखवा, यहाँ पे तो कुछ गिरवी रखवा लिया ना, यहाँ पे तो कुछ गिरवी रखवा लिया ना, रेपो के केस में कोलेटरल है तो नहीं भी बैंक पैसा देगा तो कुछ उसकी जीसे को बेच के पैसा कमा लेगा आरबीआई। लेकिन यहाँ पे तो कुछ गिरवी है ही नहीं ना, इसलिए बैंक रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो में जरा अंतर समझना, उसके बाद देखें कैसे टूल्स का यूज करता है हमारा आरबीआई। अब रेपो में क्या है, बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं। रिवर्स रेपो में तुम्हें लगेगा कि आरबीआई बैंक से लोन ले रहा है। बात तो सही है, कुछ गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात खटकनी चाहिए कि आरबीआई को ऐसी क्या आन पड़ी कि जो लोन ले रहा है वो भी बैंक से। अभी मुझे समझ में आया कि बफरिंग क्यों हुई थी। ठीक है, एक सेकंड को फिर से। चलो, तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो है बैंक जो होती है, जो बैंक होती है वो आरबीआई से क्या करती है, लोन लेती है यहाँ पे। और इस केस में आरबीआई जो है बैंक से लोन लेती है। लेकिन बात यह आती है कि आरबीआई को ऐसी क्या अन पड़ी कि वो बैंक से लोन ले रहा है, तो उसको एक्चुअल में जरूरत नहीं है कि उसके, ऐसा नहीं कि इट इज शॉर्ट ऑफ फंड्स। खुद ही सोचा जो लोन दे रहा है वो लोन ले कैसे लगता है, लोन ले कैसे सकता है। ये तो वही हो गया कि बैंक लोगों के पास जा रहा है कि भाई हमको लोन दे दो, हमको जरूरत है। फिर तो ये लोग ये सोचेंगे अरे यार ये हम ही से लोन मांग रहा है, हम इसके पास पैसा रखेंगे क्या देगा हमको ये, तो वहाँ पे कोई फिर बैंकिंग सिस्टम से फेथ इरोड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये जो है इसलिए होता है, ध्यान समझना। अब यहाँ पे ध्यान से चीजें समझना। और एक चीज कि जो रेपो एंड रिवर्स रेपो है, इनको कलेक्टिवली कलेक्टिवली हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी तरलता। ठीक है, फैसिलिटी हिंदी में बोले तो तरलता, क्या बोलेंगे इसको, एडजस्टमेंट क्या बोलेंगे, समायोजन। ठीक है, तरलता समायोजन सुविधा। ठीक है, तरलता समायोजन सुविधा हो जाएगी आपकी। रेपो और रिवर्स रेपो को कलेक्टिवली बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आरबीआई है इन टूल्स का यूज कैसे करती है। क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ रहे हैं जिसमें कि सीआरआर भी आता है, जिसमें कि एसएलआर भी आता है, जिसमें कि बैंक रेट
भी आता है, जिसमें कि रेपो रेट भी आता है, जिसमें कि रिवर्स रेपो रेट भी आता है। अब इन टूल्स का यूज क्यों करता है आरबीआई, ये तो समझ में आ गया कि अमाउंट ऑफ मनी जो इकोनॉमी में है उसको बढ़ाने या कम करने के लिए आरबीआई इन टूल्स का यूज करता है। लेकिन कैसे? पहला केस लेते हैं। दो ही केस हो सकते हैं, या तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मुद्रास्फीति हो रखी है, तो इसके भी नुकसान है। मैंने बताया थोड़ा अमाउंट तो ठीक है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो ठीक नहीं। तो आरबीआई इन सब को बढ़ा देगा, इन सबको, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं सबको एक साथ बढ़ाएगा, सबको बढ़ाना अनिवार्य, मैं बोल रहा हूं कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भाई इसको बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन है तो बिना दिमाग लगाए इनको बढ़ाना पड़ेगा, तब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। कैसे, ये समझो। कैसे, ये समझो। तुम्हारे दिमाग में एक डाउट भी आएगा, मुझे पता है अभी, ठीक है, उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, डाउट ये आएगा, थोड़ा सा चलो पॉज करो और सोचो डाउट पहले, तो पहले बता देंगे तो फिर पर्पस डिफीट हो जाएगा। अब सीआरआर है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो अभी 10% है। 100 रुपए अगर बैंक को मिला है तो 10 उसको रखना है अपने पास, 90 लोन पे चढ़ाएगा। 90 लोन पे चढ़ाएगा मतलब ये है कि 90 इकोनॉमी में जाएगा, तो और ज्यादा पैसा जा रहा है इकोनॉमी में। अगर उसको कम करना है तो बोल देगा भैया 30% है, यानी कि अब 30 रुपए तुम्हें अपने पास रखना है, जिसको तुम लोन में नहीं चढ़ा सकते हो, 70 ही चढ़ा सकते हो, मतलब कम पैसा जा रहा है इकोनॉमी में। अब क्योंकि कम पैसा, क्योंकि रिजर्व में ज्यादा पैसा अब रखना है बैंक को और लोन में कम उठा पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उतने ही हैं लोन लेने के लिए जो आ रहे हैं, तो वो ज्यादा ब्याज कर देगा, अपने जो ब्याज दरें बढ़ा देगा। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लोगों को डिमोटिवेट कर देगा लोन लेने से। सेम गोज विद एसएलआर आल्सो, इसमें भी समझाने की जरूरत नहीं है। बैंक रेट समझो। अब बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक्स जो है वो जाती हैं आरबीआई से लोन लेने के लिए। अब बैंक रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी, उसने बोला बैंक रेट ज्यादा होगा, यानी अब आरबीआई तुमसे, बैंक से बोलेगा कि तुम मुझसे 100 रुपए ले जा रहे हो, तो हम तुमसे ज्यादा रेट चार्ज करेंगे। बैंक बोले क्या भैया ज्यादा चार्ज करोगे? बोलता हाँ ज्यादा चार्ज करेंगे। तो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक लोगों से बोलेगा भैया देखो हमारे पास उतना पैसा नहीं, आरबीआई दे नहीं रहा, क्योंकि आरबीआई तो पैसा छापता है, वहीं से तो पैसा इकोनॉमी में आता है, और वहां से पैसा इकोनॉमी में कैसे आता है, आरबीआई तो डायरेक्टली डील नहीं करता ना लोगों से, कि हम बैंक आरबीआई के पास जाते हैं कि लो हमारा पैसा डिपॉजिट करो, कर लो, और हमको ब्याज, हम तो बैंक से डील करते हैं और बैंक से डील करता है आरबीआई से, तो आरबीआई से उसने पैसा लिया, आरबीआई ने जो पैसा छापा वो बैंक को दिया और बैंक से लोगों के पास पहुंचा। अब बैंक को जो लोन मिल रहा है आरबीआई से, आरबीआई बोल रहे हैं हम बहुत ज्यादा तुमसे ब्याज लेंगे, तो लोगों को भी तो ज्यादा में ही लोन मिलेगा ना, कि बैंक को अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है तो लोगों को भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो खींचेगा, यानी कि पैसा इकोनॉमी में कम जाएगा। रिवर्स रेट भी तो वही चीज है, बैंक आरबीआई के पास जा रहा है, तो ये भी समझ में आता है ना आपको। अब कंफ्यूजन ये आता है कि भाई अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है तो रिवर्स रेपो रेट तो घटना चाहिए, लेकिन ना ये भी बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना इसको तुम, ठीक। रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा। अब कैसे, वो समझो। ये जो मैं चीज आपको बता रहा था, पॉइंट छोड़ा था बीच में, कि आरबीआई को ऐसी क्या आन पड़ी कि वो बैंक से लोन ले रहा है, तो एक्चुअल में पता क्या होता है, आरबीआई बैंक को जाके बोलता है क्या, बैंक सुनो तुम लोगों को 100 रुपए दे रहे हो ना, ऐसा करो 100 रुपए हमको लाओ तुम। बैंक बोले क्यों? बैंक बोलेगा तुम कितने में दे रहे हो, अच्छा बताओ लोगों को, बोलेगा 4% दे रहे हैं, तो आरबीआई बोलेगा हम तुमको 6% देंगे। बैंक बोलेगा सही यार, फालतू में लोगों को दो डील करो, फिर वो दें पैसा ना दें, कोई देता नहीं, डिफॉल्ट हो जाता है, कल पढ़ेंगे एनपी वगैरह, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह, तो देते नहीं, डिफॉल्ट हो जाता, डिफॉल्टर घोषित हो जाता है। ये अच्छा आरबीआई एकदम रिलायबल भी भरोसेमंद, 6% दे रहा है, लो पैसा लो। लोग इसके पास भाई लोन दे दो, बोलेगा निकला यार, आई नहीं पैसा, लेना थोड़ा बहुत पैसा मिला, इतना रेट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाते ही, अगर मान लो रिवर्स रेपो 8% कर दे आरबीआई, तो बैंक और भाग के आएंगे ना, नहीं नहीं ले लो हमारे पैसा ले लो 8%। तो क्या कर रहा है आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा रहा है। इससे क्या हो रहा है, लोगों को पैसा कम मिल रहा है, यानी कि इकोनॉमी में पैसा कम जा रहा है, इन्फ्लेशन काउंटर हो गया, इन्फ्लेशन काउंटर हो गया। और इस तरह की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, या डियर मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे आरबीआई इन टूल्स का यूज करके इकोनॉमी में पैसे को कम कर रहा है। समझ आती है बात?
अब उल्टा सिचुएशन ले लो, मुद्रास्फीति नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, अपस्फीति है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है। इकोनॉमी में डिमांड जनरेट करनी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, उस केस में क्या करेगा आरबीआई? इन सबको घटा देगा। तो उससे क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा बढ़ेगा, जब ज्यादा बढ़ेगा तो लोग खरीद करेंगे, लोगों के पास पैसा जाएगा, इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, सारी चीजें होंगी, सिंपल। और उसको जो बोल देंगे ये होती है हॉकिश, इसको टाइट, डियर, कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोल देते हैं। और इसका जो उल्टा होगा, इसका जो उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डॉविश। हॉकिश की जगह डॉविश, कॉन्ट्रैक्शनरी की जगह एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इज दैट क्लियर? समझ में आया या आपको? बताइए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है भैया, सुमाना पाल है। अब हम ये कंटिन्यू करते चले जाते हैं, पता चला बफरिंग हो गई है, तो अलग रोने रहते हैं। रुक जाओ, पढ़ा रहे हैं वो भी। हाँ ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब एक लोगों ने बोला मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें थोड़ा जीसेक के बारे में पढ़ना चाहेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा समझना। ये जीसेक होती है, ये एक शॉर्ट टर्म जीसेक होती है। बोल छोड़ दो उसको, नहीं तुम्हें चलो पढ़ाई देते हैं फिर। जीसेक जो होती है हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको, एक ये भी तो चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ी थी आपको। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है, एक सवाल, अगर तुम समझ गए हो तो एक उत्तर दे दो मुझे। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, तुमको ये बताए थे कि ओएमओ के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत, दो तरह के ओएमओ होते हैं, आउटराइट परचेज, रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट दैट इज एलएएफ, समझा दिया तुमको, रेपो रिवर्स रेपो। आउटराइट परचेज उतना ढंग से समझाया नहीं थे, बस ये बोले थे जीसेक सेल परचेज। तुमसे पूछता हूँ, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में पैसा है, आरबीआई को सेल करना चाहिए जीसेक का या परचेज करना चाहिए? ये बता दो कमेंट में, तब तक तुमको लगे हाथ। जीसेक एक जो शॉर्ट टर्म की जो हमारी सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जिनको कि ट्रेजरी बिल बोलते हैं, टी बिल बोलते हैं, वो थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें समझना क्या है, इसे क्वेश्चन बस ये बन सकता है कि टी बिल कितने टाइम पीरियड के होते हैं। शॉर्ट टर्म के होते हैं तो मतलब एक साल के कम के ड्यूरेशन के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक वो जो जिनका ड्यूरेशन 92 दिन का, 92, दुगना कर दो, एक 184 डेज के, और इसका कर दो कितना, 3 गुना, ठीक है। ठीक है, तो 92 ठीक है, 360 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 91 हो गई, ठीक है, 91 डेज, 91 डेज। एक तो 91 डेज के हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे आपके 182 डेज के, एंड तीसरे हो जाएंगे आपके, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, 364 दिन के, ठीक है। तो ये टेनर होते हैं या फिर टाइम पीरियड के होते हैं। टी बिल, टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। अब तुमसे मैंने पूछा था इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए, परचेज करना चाहिए? इन्फ्लेशन का मतलब पैसा बहुत ज्यादा इकोनॉमी में, लोगों से बोलो लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, लोगों से बोलना पैसा लाओ, तो लोगों को हाथ में कुछ देना पड़ेगा ना, खाली तो नहीं रख सकता ना, ठीक है। तो जीसेक फेंक के मारेंगे, जीसेक फेंक के मारेंगे, सेल करेंगे जीसेक की, जीसेक की सेल करेंगे तो उनके हाथ में पैसा जाएगा, आरबीआई के हाथ में पैसा आएगा। समझ में आती है बात? कंफ्यूजन होता है इसमें, सेल परचेज, इतना बस कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा लेना है कि जिसके हाथ में जीसेक रहेगा उसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, जिसके हाथ में पैसा रहेगा उसके हाथ में जीसेक नहीं रहेगा। अगर मान लो इन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन है तो मतलब इन्फ्लेशन को कम करना है, पैसा इकोनॉमी से खींचना है, जब पैसा खींचना है तो आरबीआई को अपने हाथ में पैसा लेना है। अगर अपने हाथ में पैसा लेना है तो उनके हाथ में, लोगों के हाथ में जीसेक थमानी है। समझ आती है बात? ठीक। अब एक लोगों ने पूछा सर एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है एक ओवरनाइट लोन। ओवरनाइट मतलब रातों रात लोन। अब ओवरनाइट लोन क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि भाई इन लोगों को अभी पढ़े थे सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने पड़ते हैं। आरबीआई चलते चलते आया, इनके पास, किसी बैंक के पास दिखाओ जरा सीआरआर तुम्हारे पास है, मेंटेन किया कि नहीं किया? नहीं किया, खड़े हो जाओ जरा, डंडा निकालो, लियो सटा सट, पढ़ रहे
रहे हैं डंडे। तो भाई ये इसलिए ऐसा ना हो, डंडे ना पड़े, तो बैंक क्या करता है, बैंक आरबीआई के पास जाता है और बोलता है कि भाई हमें एमएसएफ मिनट एक, तो एक हमारी कॉल मनी मार्केट चलती है जहाँ पे बैंक आपस में खरीद लेन करते हैं कि भाई बैंक एक दूसरे बैंक से बोलता है भाई भाई वो आरबीआई कभी भी आ सकता है, मेरे पास यार नहीं भाई, मदद करो यार, हमें सीआर मेंटेन करने में, बोलता ठीक है ले जाओ, इतना रेट हम चार्ज करेंगे, बोलता ठीक है। इन लोगों का चलता रहता है। मान लो कि ऐसा हो कि जिसके पास ये गया बैंक के पास, उससे बनी नहीं, उसने बोला भाई मेरे भी ऐसी तैसी हुई पड़ी है तो हम दे नहीं पाएंगे, तो देन आखिरी ऑप्शन बचता है बैंक के पास एमएसएफ का रूट लेके आरबीआई के पास जाए कि भैया गलती हो गई, आरबीआई ओवरनाइट लोन दे दो जरा। तो बैंक बोलेगा बेटा गलती हुई है तो कुछ जुर्माना भी भरोगे इसका, ऐसे तो देंगे नहीं। तो क्या होता है, रेपो रेट भी एक तरह का ओवरनाइट लोन ही होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवरनाइट लोन, और एमएसएफ ऑप्शन में नहीं है तो तुम्हारा आंसर रेपो रेट होगा। ठीक, अब जो एमएसएफ होता है ये तो एकदम ओवरनाइट लोन होता है, जहां पे ये अपने सीआर और एसएलआर मेंटेन करने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो आरबीआई बोलता है इसे तो देंगे नहीं तुमको, तुमको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा हमको, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट की थोड़ा सा अपर लेवल की चीजें समझ में आए तो ठीक, नहीं तो नेग्लेक्ट कर देना। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, यानी 1% जितना भी रेपो है, जितना भी मेरा रेपो चल रहा है, आरबीआई बोलेगा 6% है तो तुमसे 7% लेंगे, 7% लेंगे, दैट इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इज दैट क्लियर? और क्या अंतर होता है, और अंतर ये होता है कि भाई ये जो रेपो के तहत तुमसे क्या बताया था, कोलेटरल रखता है, गिरवी रखता है बैंक, जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और तुमको ये भी बताया था कि जो एसएलआर होता है, जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है, इसमें ये जीसेक के फॉर्म में भी एसएलआर को मेंटेन कर सकता है, लेकिन रेपो लेते वक्त बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी के तौर पे यूज नहीं कर सकता है, कोलेटरल के तौर पे यूज नहीं कर सकता है। लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन जब एमएसएफ में लोन लेता है तो इट कैन यूज एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल, गिरवी रख सकता है वो। ठीक, ये बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना बस कि तुम एमएसएफ जो है ओवरनाइट लोन होता है, इसको बढ़ाना, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो, यानी सबको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ रहा है। इतनी बात क्लियर है? और ये जो है 2% ऑफ एनडीटीएल जो है, इसमें लिमिट है, रेपो में कोई लिमिट नहीं है, आप बस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मतलब एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ना, कैलकुलेटर में तुम जितना लोन ले जाओ, यहाँ पे 2% ऑफ एनडीटीएल से ज़्यादा तुम लोन नहीं ले सकते। एनडीटीएल में पता है क्या होता है, खत्म बात। क्वांटिटेटिव वाले को टाटा बाय बाय करते हैं, और अभी चलते हैं किसके पास, अभी चलते हैं क्वालिटेटिव के पास। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने पढ़ा कि बैंक अपना कैसे स्प्रेड बनाता है, स्प्रेड मतलब पैसा बनाता है ना, जो बैंक जो जितने रेट उठाता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है जितना देता है, तो उसको स्प्रेड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर है, और एक चीज़ और, ठीक है, कि भाई सीडीआर कभी अगर पूछ ले कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, उसके बाद चलते हैं क्वालिटेटिव। और ये मैं समझ क्वालिटेटिव में इतना टाइम लगा, क्वालिटेटिव 2 मिनट का, 2 मिनट का बस, ठीक है, मेन तो यही था, क्वालिटेटिव में कुछ नहीं है समझने लायक। ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, और क्वेश्चन जो है इन्हीं से बनते हैं आपके। ठीक है, तो एलएएफ आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, मैं फिर से समराइज भी नहीं कर दूंगा, मैं समराइज भी कर दूंगा, ठीक है, रेपो रिवर्स रेपो, चलो मैं समराइज भी कर दूंगा, पहले ये समझ लो करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये रेशियो अनुपात है, किन चीज़ों का अनुपात है, मनी हेल्ड बाई द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। भाई करेंसी जो है वो सिक्के के फॉर्म में हो सकती है, नोट के फॉर्म में हो सकती है। नोट वाली को बोल लेते क्या, जरा बताओ, एफ से नाम शुरू हो रहा था, तो क्या बोल रहे थे, और ये किस चीज़ का रेशियो, अपॉन अपॉन मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक। इन दोनों चीज़ों का रेशियो होता है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, सीडीआर क्या होता है, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करेंसी अपॉन मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक, सिंपल। ठीक है, अब जब इस पे क्वेश्चन आएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा इस रेशियो की क्या महत्वता है। यानी अगर मैं सिंपल बोलूँ कि अगर लोग ज़्यादा मनी को होल्ड कर रहे हैं अपने पास, मान लो कि फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सीजन में मनी लोग ज़्यादा होल्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं, या बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने पास रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनको
करना है, लोगों के पैसे के 3 मोटिव बताए थे, ट्रांजैक्शन मोटिव बताया था, स्पेकुलेटिव मोटिव बताया था, और तीसरा मोटिव क्या था बताओ? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा अपने पास रखेंगे फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन है तो सीडीआर ज़्यादा भी कम होगा, सीडीआर ज़्यादा होगा क्योंकि मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करेंसी ज़्यादा तो सीडीआर ज़्यादा, ठीक। तो इसको बोलते थे फिएट मनी, फिएट मनी, ठीक है, फिएट मनी होती है, ठीक है। ऐसे ही एक फिड्यूशरी मनी होती है, कल पढ़ाएंगे, याद दिलाना, फिड्यूशरी मनी, जैसे चेक वगैरह होते हैं फिड्यूशरी मनी कहलाते हैं, कल याद दिलाना, पढ़ाएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव टूल्स पे। क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, बहुत ही, जैसे मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट थे, अब यहाँ से तो उतनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रिकॉशनरी मोटिव सही है सभी का। सर आप बैच में बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं करते हो? करते हैं राशिल सोनी जी, करते हैं, मंडे से करते हैं फिर, ठीक। लेकिन आजकल तो मुझे आईएएस बनने जाना है तो कैसे पाएंगे चीज़ें? और ठीक है, अभी रुकना, जो लोग, काफ़ी लोग रेलवे के लिए आते रहते हैं मेरे पास मैसेजेस, तो उनके लिए भी मैं कुछ भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 4 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। हम्म, 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 हाँ नहीं वो कल बताएंगे, ठीक है। फिड्यूशरी में बोलूँगी, कल याद दिला दीजिएगा, तो मैं आपको कल बता दूंगा कि फिड्यूशरी मनी क्या होती है, ठीक है। वो चेक होता है जिसमें कि आपका एक एग्रीमेंट टाइप, मतलब एक, ठीक है। चलो भाई, तो आते हैं क्वालिटेटिव मॉनिटरी टूल्स पे। तो क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है? क्वांटिटी पे ये निर्भर नहीं करते हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर, एक एक करके समझना, मॉडल सॉल्यूशन। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होती है? सर्टेन अमाउंट इज फिक्स्ड फॉर इंडस्ट्रियल हाउसहोल्ड एंड अदर पर्पसेस। देखो हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई निकलता है, सीपीआई निकलता है। डब्ल्यूपीआई में किसको ज़्यादा वेटेज मिलता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड को। सीपीआई में फूड प्रोडक्ट्स को मिलता है। तो ऐसा क्यों होकर रहा था आरबीआई? पढ़े थे, इसलिए करता है, सो दैट हमें पता तो चले आरबीआई को कहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा, कहाँ पे मार करनी है ज़्यादा, कहाँ पे कम मार करनी है। ऐसा तो है नहीं बुखार है लो भैया पूरे कहीं पे बुखार की दवा दे दी। जहाँ पे बुखार है टारगेट ऑर्गन पे हमें दवा देनी ना, कि टारगेट ऑर्गन जहाँ जो अफेक्टेड उसको जाके वो करें। अगर हेपेटाइटिस है तो भाई लीवर के लिए देंगे ना, हार्ट के लिए तो दे नहीं देंगे दवा। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो निकल रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे? अब आरबीआई बोलेगा, आरबीआई तुमसे बोलेगा कि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ये छुन्नू है, ये मुन्नू है, ये रुन्नू है। जब छुन्नू है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उतनी डिमांड बढ़ नहीं रही है, जनरेट नहीं हो रही है, तो छुन्नू को खूब लोन देना। ये जो रुन्नू है खूब, इसकी यहाँ पे खूब इन्फ्लेशन हो रहा है सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, इसको कम लोन देना, इसको ठीक है जितना दे रहा देते रहना। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राशनिंग होगी। जैसे हम घर का राशन लाते हैं कि भाई इतना पैसा इसमें जाएगा, इतना पैसा खाने के लिए जाएगा, इतना पैसा कपड़े के लिए जाएगा, इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, तो राशनिंग कर रहे हैं सर। ये हो गया राशनिंग ऑफ क्रेडिट। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन इज इंक्रीज फॉर अननेसेसरी सेक्टर, मार्जिन डिक्रीज फॉर नेसेसरी सेक्टर, एड टेक्स्ट नहीं ऐड करेंगे, क्या कर लोगे? चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोन लेने गया कि 1 लाख लोन दे दो, 1 लाख लोन दे दो, हमने बोला बैंक से, बैंक बोलेगा कुछ गिरवी लाओ क्या? हम बोलेंगे हाँ। तो बैंक बोलेगा कि क्या लाया? हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। तो बैंक बोलेगा कि प्रॉपर्टी की कीमत बताओ। तो बैंक ये बोलेगा कि तुम जो भी गिरवी रखोगे प्रॉपर्टी, वो एटलीस्ट 1.5 लाख की होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 1.5 लाख की होनी चाहिए। तो ये जो 50,000 का मार्जिन है ना, ये लेके चलता है बैंक, सो दैट अगर मान लो कि कल को ये बेचने गया प्रॉपर्टी और 1.5 लाख की ना बिकी, कीमत घट गई उसकी, 1 लाख की बिकी, तो 50,000 का मार्जिन लेके चलता है। अभी आरबीआई ने बोल दिया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दिस सेक्टर बढ़ा दो, इसको 2 लाख कर दो। तो अब उसने अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 लाख कर दिया बैंक ने, यानी मुझे वो 1 लाख का मार्जिन लेने लगा, अब मेरे पास 2 लाख की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं लोन ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। यानी कि लोन लेना थोड़ा सा इसने क्या कर दिया? डिमोटिवेट कर दिया। यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन घटेगा, ठीक। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट क्या है? तो वही सेम है भाई कि कंज्यूमर को कितना डाउन पेमेंट, जैसे डाउन पेमेंट अगर मुझे कार लेनी है तो अगर ईएमआई में लेनी है तो भाई ये है कि भाई 50,000 का डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब मतलब बैंक ने बोल दिया कि नहीं भाई 1 लाख का डाउन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास है ही नहीं 1 लाख रुपए। अब मान लो कि छपरी है, ठीक है, अब इसको छपरी को केटीएम लेनी है, अब ये गया उसमें, ठीक है, केटीएम पता नहीं कितने की आती है केटीएम,
मान लेते हैं कि भाई 1 लाख की आती है, ठीक है, केटीएम। तो मतलब इसने बोला कि भाई ईएमआई पे, तो बोला कि कुछ पैसा लाया, बैंक बोलेगा हाँ 10,000 रुपये लाए, पिछली बार भी हमारा छपरी दोस्त लेके 10,000 में लिए थे, तो बैंक बोलेगा नहीं बेटा निकल लो छपरी भाई, क्योंकि अब 20,000 रुपये हो चुका है, ठीक है, यानी तुम्हें डाउन पेमेंट 20,000 करनी पड़ेगी, तो छपरी टू डिमोटिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, केटीएम नहीं ले पाएगा, ठीक। और चौथा होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज लाइक दिस, दिल से बुरा लगता है भाई यानी सेंटियापा टाइप है, कि आप एक जैसे होता कई बार है कि जैसे बैंक रेट हो गई हमारी, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सबको बढ़ा तो दिया आरबीआई ने, लेकिन बैंक क्या बोल रहा है, दरिया दिल्ली दिखा रहा है लोगों में, बैंक वो कर ही नहीं रहा है, बैंक जो है अपने रेट बढ़ा ही नहीं रहा है, बैंक बोल रहा है पैसा पड़ा है, लोगों को ले जाओ लोन हमसे उठा के, ठीक है। तो यानी कि जो बैंक रेट, रेपो रेट बढ़ा रहा है आरबीआई, सो दैट मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाए, बैंक उसको ट्रांसफर ही नहीं कर रहा लोगों पे, या फिर कुछ छूट दे रहा है आरबीआई, बैंक रेट, रेपो रेट कम कर रहा है, सो दैट लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे, डिमांड जनरेट हो, वो बैंक कर ही नहीं रहा, बैंक अपने अपने रेट खूब चढ़ा के रखे हुए हैं। तो आरबीआई बोलेगा बेटा बैंक दिल से बुरा लगता है, उसको कम कर लो, ज़्यादा कर लो, ठीक है, दैट इज मॉरल सुएशन। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, हिंदी में इसको बोल देंगे कि नैतिक नैतिक उत्तेजना बोल देंगे इसको, ठीक है। और मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बोल देंगे सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका उपभोक्ता ऋण में विनिमय, और ये हो जाएगा राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ऋण की राशनिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी खत्म, अब करेंगे क्वेश्चंस, किए जाए क्वेश्चंस। मतलब इतने लोग 2,000 से लोग ज़्यादा देख रहे हो, 1,000 लाइक्स तक नहीं किए हो, ठीक है। अब जा रहे हैं हम कल, हम आइए बनने, रोक रोक ये क्या आप गलत कर दिए, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं उसके पास, अच्छा अच्छा, मतलब मौज चल रही है एक दूसरे की, हैं, हाँ, ठीक, समझ में तो आ गया ना टॉपिक। शुरू में बफरिंग के बाद, बफरिंग पता क्यों हुई थी, चार्जिंग में लगा हुआ था लैपटॉप, चार्जिंग से बंद किया, इस वजह से हुई थी। चलो करो क्वेश्चन। कल ऑफ है क्या क्लास है, कल कल कुछ है क्या, हुँ? कल कुछ त्यौहार है क्या, अच्छा मैंने बोला तो नहीं, कल तो शायद नहीं रहेगा, देखते हैं जैसा था। एक दिन होता है वो ओवरनाइट लोन का, पूछा ना कि ओवरनाइट लोन कितना होता है, तो एक दिन का होता है ड्यूरेशन, ओवरनाइट तभी नाम है, आप दिख नहीं रहे, अच्छा ऐसा है क्या, हमें तो लगा दिख रहे हैं आउटरेट परचेज बता दीजिए, ले भैया खत्म हो गया पूछना, आउटरेट परचेज बता दीजिए। आउटरेट परचेज ये होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल या बाई करना, कहाँ गया, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग हो रही है, ये मान लेते हैं ये जीसेक है, ठीक है, ये पैसा है, ये लोग हैं, ये लोग हैं जिनके हाथ में पैसा है, ये आरबीआई जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इन्फ्लेशन काउंटर करना है, पैसा अपने पास आरबीआई को बुलाना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग कर देगा वो, और उल्टा बाइंग हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये होता है उसमें आउट परचेज उसमें एग्रीमेंट में, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है ये, अच्छा 0 0 ओहो 0 से स्टार्ट है, अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स इन मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, नीति आयोग, तो ये बनाता है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द परचेज ऑफ डिपॉजिट्स एट अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व्स विद इटसेल्फ इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, जो कैश के फॉर्म में रखना होता है, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो नहीं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो नहीं, ऑप्शन नंबर डी कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर डी। सीआर इज कैलकुलेटेड, कितने क्वेश्चन है सर भैया, 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक नहीं 25 नहीं, तो हमारे लिए सिर्फ 20 करेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन बस। सीआर इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है सीआर, सीआर कैलकुलेट किया जाता है एनडीटीएल से, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी से, शुद्ध मांग और समय देनदारियों से, एनडीटीएल जितनी भी लायबिलिटी उसका सर्टेन परसेंटेज, डैश इज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक प्लस कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो नहीं पढ़े अभी, हाई पावर्ड मनी अभी नहीं पढ़े, ठीक है, बोलते तो मॉनेटरी बेस है इसको ऑप्शन नंबर सी, लेकिन कल पढ़ेंगे, एम नॉट एम वन एम टू एम थ्री, उससे भी कल वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक्स आप आईएएस के लिए जा रहे हैं सर, तभी कल आप, अच्छा 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 ठीक है, तो भी कल आईएएस के लिए जा रहे हैं ना, तो कल कल क्या, कल के बाद हमेशा के लिए ऑफ
हिस्ट्री ऑफ है, बस आज लास्ट क्लास तुम समझ लो। इन इंडिया डैश फिक्सेस द सीआरआर फॉर द बैंक्स, तो कौन फिक्स करता है? आरबीआई फिक्स करता है। फॉर अ बैंक द मेन लायबिलिटीज, लायबिलिटी क्या होती है बैंक के लिए? जो हमने पैसा दे रखा है बैंक में, हमने पैसा जो डिपॉजिट कर रखा है। डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं, कमेंट में बताइए। बैंक के लिए बैंक एसेट क्या है? लोन है बैंक के लिए एसेट, और उसका लंच है। ड्यू टू विच द फॉलोइंग रीजंस कैन मनी बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर फिजिकल एसेट्स दैट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोर ऑफ वैल्यू, बताइए। तो कल हम लोगों ने देखा था सर ज़्यादा होता है या सेम होता है परसेंटेज? नहीं, यूजुअली जो होता है ना, आर जो रेपो रेट होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी तो चेंज होते रहते हैं। और एक चीज़ कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मनी होती है, जो एक फिएट करेंसी होती है, उसने रिप्लेस किया बार्टर सिस्टम को। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती हैं, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम होती है कि दोनों साइड डिमांड होनी चाहिए उन दोनों प्रोडक्ट की, एंड उसमें वेल्थ कैरी नहीं हो सकती है, ठीक है, बार्टर सिस्टम में। तो इसका जो मनी होती है, जो फिएट करेंसी होती है, फिएट करेंसी का ये होता है मेन, अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है उसकी स्टोर वैल्यू से कम होती है। मतलब भाई वो पेपर है एक 2000 का नोट है, वो पेपर है, पेपर ही तो है। उसको मान लो वो पेपर उतने का, वो पेपर काट के ले जाओ, कितने का बिकेगा? 1 रुपये का भी नहीं कोई खरीदेगा। लेकिन वो 2000 रुपये उसमें अगर लिख दिया और का, मतलब आरबीआई ने इसको इशू किया, तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई। अगर मान लो कि उल्टा हो जाए, ये सोने का नोट हो, सोने का नोट, तो भाई मतलब ये होगा, मान लेते हैं 40-50 हज़ार का, और इसमें 2000 लिख दे तो कोई उसको वो करेगा नहीं करेगा। तो फिएट करेंसी मतलब होती है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है और इसका एक स्टोर वैल्यू होती है, तो स्टोर वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, में से किस कारण से धन को अन्य भौतिक संपत्तियों से अलग किया जा सकता है? क्योंकि मनी की कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, कल आपको समझाएंगे कि ये तरलता क्या होती है इकोनॉमी में, ठीक है। तो मनी हैज कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, हम भी एक्सेप्ट करते, तुम भी एक्सेप्ट करते हो, और नहीं किया तो आरबीआई जो मारेगा फिर वो। डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, टर्म या फिर टाइम डिपॉजिट होते हैं। कल ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट काम में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 देख लो, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, कितना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, करो जरा इसको आराम से पढ़ के। लिक्विडिटी ट्रैप तुम्हें बताया था क्या होता है। लिक्विडिटी ट्रैप वो सिचुएशन होती है इकोनॉमी में जहां पे लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं, जहां पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा, एंड दैट इज बहुत शॉर्ट सा इसी में नोट कर लेना आप। दैट इज अबाउट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? हमने क्या पढ़ा? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी अगर कभी आ जाए तो फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज में लेती है इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कौन ले रहा था यूज में? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज कर रहा था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? गवर्नमेंट अगर मान लो टैक्स रेट बढ़ा दे, अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो लोगों के हाथ में जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? कमेंट बताइए। अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट बढ़ा दे, तो टैक्स रेट बढ़ेंगे तो मेरे पास जो है टैक्स में ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मेरे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, यानी मेरे पास हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम होगा, यानी कि इन्फ्लेशन हो गया कंट्रोल। लेकिन इसको किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। दैट इज वाई इट इज नॉट एन मॉनेटरी पॉलिसी बट अ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। टैक्स हो गया, या फिर गवर्नमेंट जो है बहुत सारी सब्सिडी देती रहती है। सब्सिडी अगर मान लो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया, यानी कि इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा इससे, है कि नहीं? तो सब्सिडी कम करनी पड़ेगी। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य फार्मर्स, किसानों को मिलता है कि अगर इतना जाना बाजार में, अगर इतना दाम ना मिले तुम्हारी फसल को, तो हमारे पास आ जाना, हम प्रोक्योर कर लेंगे, हम रख लेंगे इतने में दाम में। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। अगर ज़्यादा है तो मतलब गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा दे रही है। जैसे चुनाव का साल है ना अभी, गवर्नमेंट एमएसपी भी देगी, सब्सिडी भी देगी, ये लो वो लो, सब कुछ लो। तो इसी वजह से गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये जो इन पॉलिसीज़ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है चुनाव वाले साल में। गवर्नमेंट की जो लोक लुभावनीय नीतियाँ होती हैं, जिससे लोगों को फ्री में पैसा दिया जाता है क्योंकि उसके अवज में कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा किसी चीज़ का, इसकी वजह से इन्फ्लेशन जाता है बढ़, ठीक। इनको बोलते हैं गवर्नमेंट की पॉपुलस मेजर्स। खैर समझने की जरूरत नहीं है कि पॉपुलस मेजर्स क्या होते हैं, मतलब वही लोक लुभावन नीतियाँ, ठीक है। तो समझ गए ना फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में अंतर क्या है? तो आई होप समझ तो गए होंगे। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ये क्वेश्चन बात कर रहा है लिक्विडिटी ट्रैप। मैंने आपको बताया ऐसी सिचुएशन होती है, पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पे लोग पैसा अपने पास रखते हैं, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बहुत हाई होती है, इलास्टिक होती है बहुत ज़्यादा। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनफाइनाइटली इलास्टिक एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक। लोग जो हैं कुछ भी कर लो, आरबीआई बोले भैया इतना रेट, बैंक बोल रहा इतना रेट देंगे, वो लोग बोले नहीं लेंगे भैया, नहीं डिपॉजिट करेंगे, क्या कर लोगे, हम होल्ड करेंगे मनी को। यानी कि कुछ भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा रहे हैं, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनफाइनाइटली इलास्टिक, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। 8th नंबर क्वेश्चन है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो विद रिगार्ड टू सीडीआर ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि सीडीआर के संबंध में जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था सारे ट्रू हैं सिवाय एक को छोड़ के, बताइए। सारे ट्रू हैं एक को छोड़ के। रेलवे की साइंस की तैयारी करवा दो रविंदर, करिया करी। कितने लोग हैं जहाँ पे सही सही बताना जो रेलवे के लिए साइंस के लिए चाहते हैं, साइंस रेलवे के लिए साइंस, मतलब जनरली बताना, ऐसा नहीं फालतू में, क्योंकि फिर टाइम जाएगा तो है ना। तो सीडीआर ऑल ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सेप्ट, तो सीडीआर बताया क्या होता है, ये रेशियो होता है। सीडीआर की अगर बात करें तो रेशियो होता है, क्या रेशियो होता है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन फॉर्म ऑफ करेंसी अपॉन मनी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। मी यस सर, यस सर, कम इंक्रीज ठीक है, मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो मैं चाहती हूँ यस नहीं डिटेक्ट सर, जब कस्टमर बैंक से लोन लेता है तो उस रेट को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट रेट। उस रेट को ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया। इट डिपेंड्स ऑन सीजनल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सीजन, अगर मान लो फेस्टिव सीजन है तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, लोग खर्च करना चाहते हैं ना, तो सीडीआर ज़्यादा होगा। बिहेवियरल पैरामीटर, लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल लोगों का मन है खरीद रहे हैं, पैसा रखें अपने पास। ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन सीडीआर टिपिकली डिक्लाइंस, गलत है, फेस्टिव सीजन में तो बढ़ेगा सीडीआर, ठीक है। चलो, विच मेजर, ठीक है, विच मेजर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट लाइकली टू टेक कॉम्बैट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, बताओ। इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, क्या होगा? अब तुम बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो क्वेश्चन का। लिक्विडिटी ट्रैप और सीडीआर सेम है क्या? नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप है कि लोगों की स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हाई हो चुकी है, लोग अपने पास पैसा रखना चाहते हैं। सीडीआर एक रेशियो है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है अपॉन लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। इंक्रीज रेपो रेट, इन्फ्लेशन है तो सब इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज कुछ नहीं करोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज रेपो रेट इनका नहीं, ठीक है। मनी सप्लाई को तो डिक्रीज ही करेंगे ना, जो रेपो रेट को इंक्रीज करके, बैंक रेट को इंक्रीज करके, सीआर एसएलआर को इंक्रीज करके, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करके मनी सप्लाई को कम कर रहे थे, बढ़ा थोड़ी डाल दोगे, वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वन ओनली है। विच इंडेक्स इज यूज्ड बाय आरबीआई टू डिसाइड रेपो रेट एंड मेजर इन्फ्लेशन, तो अभी देखे थे कौन किसका यूज करता है, सीपीआई कंबाइंड का। बेस ईयर बता दो, सीपीआई डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष। आखिरी के 10 क्वेश्चंस, इन विच द फॉलोइंग इकोनॉमिक अकाउंट्स आर ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडेड, ट्रांसफर पेमेंट किसमें जाती हैं, ट्रांसफर पेमेंट किसमें जाती हैं, गवर्नमेंट अकाउंट में जाती हैं। और अगर हम बात करें सीपीआई कंबाइंड और डब्ल्यूपीआई, तो इनका आधार वर्ष 2011-12 जो हमारे जीडीपी का भी आधार वर्ष है। फिशर क्वांटिटी थ्योरी, ये हम आपको बता चुके हैं इन्फ्लेशन वाले टॉपिक पे, कि फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण डैश द्वारा समझाया गया है। कौन सा सिद्धांत है? तो फिशर जी जो है, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था इल्यूजन थ्योरी, इल्यूजन थ्योरी ऑफ मनी दी थी इन्होंने, इल्यूजन थ्योरी ऑफ मनी, मनी की पैसे की अवधारणा जो गलत अवधारणा होती है, इन्फ्लेशन की वजह से जो गलत अवधारणा बन जाती है, एम इज टू पीटी, वेयर एम इज मनी सप्लाई, वी इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगा। पी क्या है, प्राइस लेवल, टी क्या है, ट्रांजैक्शन कितने बढ़ेंगे घटेंगे, तो जितना मनी सप्लाई होगा उतना ये बढ़ेगा, यानी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक। बीएफएसआई स्टैंड्स फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डैश इन इंडिया, इट इज अ ब्रॉड टर्म फॉर इंडस्ट्रीज दैट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बीएफएसआई स्टैंड्स फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस के लिए कौन सी बॉडी कल मैंने आपको बताई थी, कौन सा शरीर बताया था, बताओ जल्दी से, कौन सी बॉडी है जो ये रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब बनी थी वो, जल्दी से बताओ। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक में डैश टू डिस्करेज क्रेडिट इन द इकोनॉमी, क्रेडिट मतलब पैसा, डिस्करेज कर रहा है मतलब लोगों के
हाथ में पैसा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पैसा उसको खींचना है, क्या करेगा बता दो जल्दी से। IRDAI ये आपकी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है कहाँ पे, तेलंगाना हैदराबाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि सेंट्रल बैंक को क्रेडिट को डिस्करेज करना है। क्रेडिट को डिस्करेज करने का मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लेना है, बढ़ाना पड़ेगा CRR SLR, सब बढ़ाना है भैया, कांट डिक्रीज पे लगे हुए, इंक्रीज बैंक रेट, ठीक है। बाई करेगा सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में, सिक्योरिटीज को बाई कर लेगा तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लोगों से तो पैसा खींचना है। फॉर 15, the interest rate charged by banks on short term to their largest, most secure and most credit worthy customers is called as, जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रेडिट वर्दी कस्टमर से मतलब जब भी उन्होंने लोन लिया पहले, उसको टाइम पे चुकाया है, समय पे। 16th क्वेश्चन है आपका ये, कैश रिजर्व रेशियो इज अ व्हाट, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, बताइए। तो हमने पढ़े थे ना, दो तरह के टूल्स होते हैं, और मनी टूल्स होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव जिसमें CRR SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF आते हैं, और क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हो गई, मॉरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्रेडिट राशनिंग हो गया, ये सब आते हैं, ठीक। तो CRR हमारा क्वांटिटेटिव है, यानी कि बोले तो मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर ए ओनली 2। 17th, आखिरी के 3 क्वेश्चन, बैंक रेट इन द इंडियन इकोनॉमी डिटरमाइंड बाय, बैंक रेट कौन डिटरमाइन करता है, बीट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR SLR, सबका बाप रे RBI, ठीक है। ऑप्शन बी, द minimum rate below which banks are not allowed to lend money except in cases specified by the RBI is called as, वह न्यूनतम दर कहलाती है जिसके नीचे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर धन उधार देने की अनुमति नहीं है, बताइए जल्दी से। प्राइम बिल्कुल सही है, ठीक है। मिनिमम रेट बिलो विच, जिसके नीचे बैंक जो है अलाउ नहीं, मतलब बैंक नहीं लेंड कर सकती है। ऐसा नहीं कि लो भैया 3% में ले चलो, भैया 2% में भी ले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि एक बेस फिक्स कर दिया कि भाई 4% उठाना है, उसके ऊपर तुम जितना मर्जी उठा सको, उसको बोलते हैं बेस रेट। रेपो रेट में समझ में आता है, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन मतलब जिस पे बैंक लेता है लोन RBI से। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि RBI बैंक से पैसा लेता है, कैश रेट का कोई रेट नहीं होता है। 19th क्वेश्चन ये अभी नहीं करेंगे, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा नॉस्टर वॉस्टर अकाउंट क्या होता है, लिबोर मिबोर, ठीक है। चलिए, ये तो खैर एक्सचेंज रेट होते हैं, इंटरबैंक एक्सचेंज रेट होते हैं, लंदन मतलब एक्सचेंज रेट होता है, मुंबई का है, ठीक है। दोनों नहीं, अब आपका सॉफर चलता है, सॉफर, ठीक है। ये जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तब समझ आएगा आपको। 20th क्वेश्चन, डैश इज द रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एनी फर्म, तो एसेट और लायबिलिटी जिसमें लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, बिल फाइल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस शीट या फिर बैंक बिल आउट, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, है ना। याद करो, एसेट और लायबिलिटी एक साथ लिखे थे हम लोग यहाँ पे। चलो 5 क्वेश्चन बोनस में करवा देते हैं जल्दी से। एक वो टाइप ऑफ लोन दैट अलाउज बोरोवर्स टू मेक लो पेमेंट्स इन द इनिशियल फेज बट रीपेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट इन लम सम एट द मैच्योरिटीज होने, जैसे कि आपने लोन लिया 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए लोन लिया, तो बैंक तुमसे बोलेगा ठीक है शुरू के महीने 5,000 ऐसे करके दे देना, छोटे छोटे अमाउंट दे देना है, ठीक है। आखिरी में बड़ा अमाउंट दे देना, मान लो कि तुमने 5 महीने के लिए लोन लिया, ठीक है। 4 महीने तुम 5,000 करके दे दो, 20,000 चुकता कर दो, और आखिरी महीने तुम 80,000 नहीं, क्योंकि तुझे रेट भी देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 80,000 ये और जितना ब्याज है तुम चुकता कर देना है, कि आखिरी में एक बड़ा सा पेमेंट कर देना, बड़ा सा गुब्बारा सा बड़ा कर देना, ठीक है। 22, डैश इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन हु इज अनएबल टू पे ऑफ डेट्स, एग्जांपल विजय माल्या, जो अपने उधार जो बैंक से लोन लिया उसको चुकता नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो चुके हैं। पॉलिटी में पढ़े थे कि कौन डिस्क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या होते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ये होते हैं कि अगर आप दिवाली हो गए, अगर आप पगला गए, अनसाउंड माइंड हो गए, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं, लाभ के पद प्रदान कर रहे हैं, अगर भारत के नागरिक नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, तो बैंकरप्सी का मतलब क्या है, भाई आप जो है लोन लिए तो चुका नहीं पा रहे हैं। अगर आपको MP MLA नहीं विधायक या सांसद बना देंगे तो आप वो ब्याज के पैसे, वो जो आपका वो है, ठीक है, पैसा है, तो आप उसको चुकता करने में ही पूरा आपका फोकस रहेगा, इसलिए आप बैंकरप्ट हैं अगर, तो आप सांसद नहीं बन सकते। वो बात अलग है कि सांसद ही बैंकरप्ट होते हैं, जैसे कि हमारे विजय माल्या था, वो सांसद था, आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन वो राज्यसभा में सांसद रह चुका है। डैश आर दोज वेयर अ मंथली इंस्टॉलमेंट इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट एवरी मंथ, मंथली इंस्टॉलमेंट में जाता है पैसा, सेविंग बैंक डिपॉजिट, रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। तो हम आपको बताए थे कि भाई रिकरिंग डिपॉजिट होता है, FD में तो एक साथ चला जाता है, RD में ऐसे करके मंथली इंस्टॉलमेंट में जाता है। जरा बताओ FD RD किसमें आती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है जहाँ पे पैसा पॉलिटिकल पार्टी जो है फंड रेज करती हैं। अभी तक ये होता था कि किससे रेज किया वो किसी को नहीं पता होता था, कितना रेज किया
वो नहीं पता होता था, तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 19 और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को वॉलेट करता था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ठीक है, द डैश एंड द डैश डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट क्या होती है? वही मैं आपको बोल रहा था कि भाई बैंक्स जो है आपस में मैनेज करती हैं, सीआर मेंटेन करने के लिए आपस में लोन लेती रहती हैं, तो उसको हम वेटेड कॉल मनी रेट बोलते हैं। लिबोर ये सब उसी तरह के रेट होते हैं हमारे। तो इसमें भाई ये रेपो रेट और एमएसएफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेपो रेट और एमएसएफ कहाँ है? तो ये तो इसी के तहत आता है। जो रेपो होता है वो तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है ना, तो सही आंसर यहाँ पे होगा एमएसएफ और रिवर्स रेपो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी क्वेश्चन 25 करो। ओएमओ कितने टाइप के होते हैं? ओएमओ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू। ठीक है, कौन कौन से दो तरह के होते हैं? तो आउटराइट परचेज, ठीक है, आउटराइट परचेज, एंड दूसरा होता है रीपरचेज एग्रीमेंट। इसमें तो डायरेक्ट सेल एंड परचेज होती है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ये होते हैं दो तरह के, रेपो एंड रिवर्स रेपो, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत भी आते हैं। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन है खुद से करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो बताना कल। ये तो खैर कल ही समझ में आएंगे, ये M1 M2 M3 कल ही समझ में आएगी। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसके बारे में, M1 M2 M3 M4 क्या होता है। एनर्जी एकदम डाउन हो गई है। ठीक है, चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाते हैं चार्ज करने, मिलते हैं कल शाम को 6:30 बजे। धन्यवाद। और रही बात रेलवे की, तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप में से काफ़ी लोग डिमांड है तो भी उसके रिगार्डिंग वीडियो बनेगा। ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा कैसे आप साइंस कवर कर सकते हैं। बेसिक साइंस ही आती है, मैंने क्वेश्चन देखें 9th एंड 10th लेवल के आते हैं, आराम से कवर हो जाएगा, आराम से। ठीक, राइट, थैंक यू। सर वार्तालाप रुको, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, रखते हैं किसी दिन एप्लीकेशन है ना, सैटरडे संडे को। हाँ, अभी कल आईएएस बनने जा रहे हैं अभी। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। इसको बैच वैच लेना होता है तो भाई एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, सिर्फ